Assalamu alaikum, dear students. Now we have to discuss the article 11.2 characteristics of sound. कि साउंड की खसूसियात कौन कौन सी। तो साउंड की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मोर देन 15 है, लेकिन यहाँ हमारी टेक्स्ट बुक में मेन 3 करेक्टरिस्टिक्स को बयान किया गया है, जिनमें से पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है लाउडनेस। लाउडनेस साउंड की वो करेक्टरिस्टिक है जिसमें हम फर्क बयान कर सकते हैं कि कौन सी आवाज ऊंची है और कौन सी आवाज मध्यम है, फेंट। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो पिच है, कि पिच एक ऐसे करेक्टरिस्टिक है जिसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक श्रिल एंड ग्रेव साउंड में। श्रिल को आप कह लें कि जिस तरह कोई तेज आवाज होती है, जिस तरह वुमन साउंड होता है हमारे पास, वुमन साउंड। तो ये जो औरतों की आवाज होगी, बच्चों की आवाज होगी, ठीक है, तीखी आवाज, तेज आवाज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो श्रिल साउंड होता है। ग्रेव साउंड मतलब जो भारी आवाज होती है। तो लिहाजा अगर हम तेज साउंड यानी बारीक या पतली आवाज में और भारी आवाज में फर्क कर सकें तो ये जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगा उसको हम पिच कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है कि एक साउंड है उसकी लाउडनेस भी सेम है। लाउडनेस मतलब कि वो कितना ऊंचा बोलता है या कितना मध्यम बोलता है। अब दो आवाजें हैं, अब दोनों आवाजें जो है वो सेम लाउडनेस के साथ है, यानी वो सेम ऊंची है या सेम मध्यम है, वो सेम उनकी पिच है, यानी उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है। अगर कोई भारी है तो दूसरी भी भारी है, लेकिन फिर भी हम फर्क कर लेते हैं कि ये आवाज किसकी है और ये आवाज किसकी है। अब ये जो हम डिफरेंस कर रहे होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हर आवाज की अपनी एक क्वालिटी होती है जिसे हम पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के दिस इज द अहमद वॉइस एंड दिस इज द फुरकान वॉइस एंड दिस इज द आमर वॉइस। तो ये डिफरेंट जो वॉइस होती हैं कि हम लोगों के दरमियान उन या मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान या मुख्तलिफ आप इंस्ट्रूमेंट की बात कर लें, जिस तरह एक फ्लूट है और इसी तरह एक पियानो है, ठीक है, तो हम ये डिफरेंस बयान कर सकते हैं कि ये किसकी बात है, ये किसकी बात है। तो ये बेसिकली उसकी क्वालिटी होती है। नाउ वी हैव टू डिटेल आर्टिकल डिस्कस अबाउट द लाउडनेस। कि लाउडनेस की डिटेल हमारे पास क्या है, अब हम इसको स्टडी करते हैं जी। तो अब अगर हम लाउडनेस में बात करें तो लाउडनेस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लाउडनेस क्या होता है। फेंट एंड मध्यम साउंड के अंदर हम अगर डिफरेंस बयान करें तो ये लाउडनेस है। अब लाउडनेस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, दूसरा है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। सो अगर हम फर्स्ट को एक्सप्लेन करें द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, फर्स्ट फैक्टर को, तो इसके मुताबिक है द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। इसका मतलब है कि अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड चेंज होता जाएगा तो उसकी लाउडनेस भी चेंज होगी। जितना आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमारे पास दो वेव दिखाई गई है, ठीक है, जो साउंड वेव्स है। अब इसमें देखें तो एम्पलीट्यूड ये मेन पोजीशन और ये वेव की एक्सट्रीम पोजीशन, इनका जो डिस्टेंस है। इसी तरह यहां पर देखें तो ये पोजीशन और ये पोजीशन, तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है। तो इसका मतलब है कि ये लाउडर होगी और ये फेंट होगी, यानी ये आवाज ऊंची होगी और ये मध्यम होगी। सो वी कैन से दैट अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो फिर लाउडनेस क्या होगी, लाउडनेस भी ज्यादा होगी। इसी तरह अगर एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस भी कम होगी, यानी आवाज मध्यम होगी, क्वाइट होगी, ठीक है। इसी तरह उसने एग्जांपल में बयान किया कि अगर हम वी प्लग द वायर्स मोर वायलेंटली, अगर हम किसी स्टार का जो उसके वायर्स हैं उसको हम ज्यादा शिद्दत से अगर खींचते हैं तो आवाज ज्यादा जोर से पैदा होती है। इसी तरह इफ वी बीट अ ड्रम फोर्सफुली, अगर हम पूरी ताकत से किसी ड्रम पर लगाते हैं तो फिर भी आवाज ज्यादा पैदा होती है। क्यों ज्यादा पैदा होती है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी लाउडनेस जो सेकंड पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है वो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। हमने जिक्र किया वाइब्रेटिंग बॉडी के बारे में ऑलरेडी कि वाइब्रेटिंग बॉडी एक ऐसा सोर्स होता है जिससे साउंड क्रिएट होता है। अगर कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगी तो वाइब्रेट करने की वजह से उसे साउंड पैदा होगा। अब ये जो साउंड पैदा होगा डिपेंड ये करता है कि उसका एरिया कितना है, यानी जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एरिया कितना है, यानी वो बड़ा है या छोटा है। अगर तो उसका एरिया ज्यादा है, जितना अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी बात करूं तो ये एक लार्ज ड्रम है, ये एक स्मॉल ड्रम है, ठीक है। अब अगर हम लार्ज ड्रम के ऊपर और स्मॉल ड्रम के ऊपर सेम पावर के साथ, सेम फोर्स के साथ इसको हिट करें, ठीक है, सेम फोर्स के साथ, तो लेकिन जो लार्ज ड्रम होगा यहां पर साउंड ज्यादा क्रिएट होगा एज कंपेयर टू स्मॉल ड्रम के। क्यों, क्योंकि यहां पर जो एरिया है इज ग्रेटर देन दिस एरिया, इस एरिया के ग्रेटर, यानी इस ड्रम का जो एरिया है वो इस ड्रम से एरिया से ज्यादा है। तो इसका एरिया ज्यादा होने की वजह से यहां पर जो आवाज होगी वो ज्यादा क्रिएट होगी, यानी उसकी आवाज ज्यादा ऊंची होगी एज कंपेयर टू इसके।
सो यही बात उसने टेक्स्ट बुक में बयान की, द लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो एक वाइब्रेटिंग बॉडी है उसके एरिया के ऊपर भी लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है। ये आगे वही एग्जांपल है जो हम अभी आपको समझा चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में वो बयान करते हैं कि इफ वी स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फोर्क, अगर हम एक ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करें ऑन रबर पैड, अ फीबल साउंड विल बी द हेard, बट if the vibrating tuning fork is placed vertically on the surface of bench, we will hear a louder sound. It means कि आप लेट करें कि ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है और ये हमारे पास एक रबर पैड है, ठीक है। अब इस रबर पैड के ऊपर अगर हम एक ट्यूनिंग फोर्क को हिट करते हैं तो हमें जो आवाज सुनाई देगी वो मध्यम होगी, लेकिन इसी वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फोर्क को अगर हम इस सरफेस ऑफ बेंच के ऊपर साथ लगाते हैं, यानी आप इसकी सरफेस के साथ इस ट्यूनिंग फोर्क को लगाते हैं, तो फिर जो आवाज पैदा होगी वो लाउड होगी। क्यों लाउड होगी? क्योंकि यहां पर इसका जो एरिया है वो क्या है, स्मॉल है, लेकिन यहां पर जो इसका एरिया है वो क्या है, लार्ज है, ठीक है। तो लिहाजा ये बात क्लियर हुई कि अगर स्मॉल एरिया है तो फिर जो आवाज पैदा होगी वो मध्यम होगी, लेकिन अगर लार्ज एरिया है तो फिर जो आवाज पैदा होगी वो बुलंद होगी, ऊंची होगी। सो हम ये कह सकते हैं द लाउडनेस इंक्रीजेस विद द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड वाइस वर्सा, कि जितना एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी का इंक्रीज होगा तो लाउडनेस भी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा, और इसी तरह अगर एरिया कम होगा तो लाउडनेस भी उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी भी हमारे पास क्लियर हो गया कि ये किस तरह लाउडनेस इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जो फैक्टर जिसके ऊपर लाउडनेस और साउंड डिपेंड करती है, द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। इट मींस आप इस बात को इस तरह समझ लें कि ये दो आदमी हैं जो सेम लाउडनेस के साथ बोल रहे हैं, यानी एक ही रिदम के साथ, एक ही आवाज की बुलंदी के साथ वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो शख्स है ये ह्यूमन हेयर यानी इस बॉडी के साथ यानी लिसनर के ज्यादा करीब है, ठीक है। और ये जो बॉडी है, ये जो बोलने वाला है शख्स, ये लिसनर से फासले पर है। अब क्या होगा कि ये जो आदमी करीब है इसकी आवाज ज्यादा क्लियर सुनाई देगी एज कंपेयर टू दिस पर्सन। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बॉडी ज्यादा डिस्टेंट पर मौजूद है, ज्यादा फासले पर मौजूद है। सो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट होगा आवाज उतनी मध्यम होती जाएगी, एंड जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा आवाज उतनी बुलंद होती जाएगी। इसी बात को उसने यहां पर टेक्स्ट बुक के मुताबिक है कि लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। इट इज कॉल्ड द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड टू द इंक्रीज इन डिस्टेंस। इट मीन्स कि जितना ज्यादा फासला होता जाएगा एम्पलीट्यूड उतना कम होता जाएगा, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो फिर जाहिर बात है आवाज की जो लाउडनेस है वो भी कम होती जाएगी। अब आप सपोज करें कि ये 1% है, ये 2% है, और ये दोनों जो पर्सन हैं ये सेम आवाज की बुलंदी के साथ, सेम आवाज की लाउडनेस के साथ बोल रहे हैं, और ये हमारे पास पॉइंट है जो हम यहां पर सुन रहे हैं। लेकिन यहां पर जो आवाज आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर इस पर्सन के लिहाज से जो आवाज आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। अब इसका एम्पलीट्यूड क्यों कम होगा? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आवाज क्या होती जा रही है, मध्यम होती जा रही है, फेंट होती जा रही है, जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, और यहां तक आते आते इसकी जो लाउडनेस है वो कम होती जा रही है, लाउडनेस इसकी नीचे होती जा रही है। लेकिन यह आदमी जो है वो ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू दिस पर्सन, सो इसकी जो लाउडनेस एम्पलीट्यूड है सॉरी वो ज्यादा है। अब अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इट मीन्स कि इसकी जो लाउडनेस है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अगर लाउडनेस ज्यादा है तो सो ये आवाज ज्यादा बुलंद सुनाई देगी, और ये नॉर्मल आम अब रेगुलर लाइफ के अंदर भी देखें तो जो शख्स हमारे ज्यादा करीब बैठा बातें कर रहा होता है उसकी आवाज हमें ज्यादा क्लियर सुनाई देती है, लेकिन अगर कोई शख्स हमसे किसी फासले पर उसी लेवल में बात कर रहा है तो उसकी बात हमें मध्यम सुनाई देगी। इसके साथ नेक्स्ट उसने एक इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में उसने डिस्कस किया, लेकिन ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में इंटेंसिटी ऑफ साउंड को पढ़ना है, सो उस वक्त मैं इसको कंप्लीट डिटेल के साथ आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों ये बात हमें यहां पर क्लियर होगी कि डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, के ये किस तरह डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ है हमारे पास कि ये फिजिकल कंडीशन भी होती है ईयर्स की ऑफ द लिसनर, कि इस कान की फिजिकल कंडीशन कितनी है। बाद लोग जो है वो ऊंचा सुनते हैं, उसके पास आप जितना ज्यादा ऊंचा बोलेंगे उनको सुनाई देगा, तो लिहाजा फिजिकल कंडीशन भी डिपेंड करती है लाउडनेस के ऊपर, ठीक है। तो यहां तक ये आर्टिकल हमारे पास कंप्लीट हो गया जो कि फर्स्ट पॉइंट था लाउडनेस का। अब नेक्स्ट हम जिक्र करेंगे पिच ऑफ साउंड।
कि बेसिकली पिच ऑफ साउंड क्या होता है, हमने पहले भी जिक्र किया, पिच हमारे पास होता है श्रिल एंड ग्रेव साउंड के बारे में अगर हम फर्क कर सकें, एक आवाज ज्यादा बारीक है या तेज है, एक आवाज भारी है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों आवाजों के दरमियान फर्क कर सकें तो आवाज की ये जो खसूसियत है इसको हम पिच ऑफ साउंड कहते हैं। सो अगर हम पिच ऑफ साउंड की डिटेल में जाएं तो पिच ऑफ साउंड बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये पिच ऑफ साउंड एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब पिच ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पर किस तरह डिपेंड करता है, अब जहां पर देखेंगे अगर तो हाई फ्रीक्वेंसी है तो उसकी पिच क्या होगी, ज्यादा होगी, जिस तरह ये है, ठीक है। ये अब पिच बेसिकली क्या होता है, पिच हमारे पास होता है कि ये जो नंबर ऑफ वेव्स हैं पासिंग थ्रू वन पॉइंट इन वन सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर यानी एक नंबर ऑफ वेव्स कितनी एक पॉइंट से गुजर रही है, वो उसकी पिच कहलाता है। सो आवाज की पिच जितनी ज्यादा होगी आवाज उतनी ही ज्यादा श्रिल होती जाएगी, यानी तेज होती जाएगी, ब्रीक होती जाएगी, ठीक है, या तेज होती जाएगी। तेज मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि वो स्पीड के लिहाज से भी तेज हो सकती है और मजीद वो ब्रीक होती जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें लो फ्रिक्वेंसी की, तो अगर फ्रिक्वेंसी लो होगी तो उसकी पिच भी क्या होगी, कम होगी। अब यहां पर देखें तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ वेव्स हैं ये ज्यादा गुजर रही है, लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो ये नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कम गुजर रही है। इसका मतलब यह है कि ये फ्रिक्वेंसी उसकी क्या है, कम है। अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो इट मीन्स कि ये उसकी पिच भी कम है। अगर पिच कम है तो इसका मतलब हम ये सिंपल कह सकते हैं कि उसका जो साउंड है वो क्या है, ग्रेव साउंड है, यानी कि भारी आवाज है, ठीक है, ग्रेव साउंड। सो ये जो रिलेशन है पिच का और साउंड की लाउडनेस का वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा, तो फिर उसकी पिच भी क्या होगी, पिच भी ज्यादा होगी। अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा है और आवाज क्या होगी, श्रील होगी, आवाज श्रील होगी। लेकिन अगर तो फ्रिक्वेंसी उसकी कम है, हम इधर कर लेते हैं कि अगर उसकी फ्रिक्वेंसी लो है तो फिर उसकी पिच भी क्या होगी, उसकी पिच भी लो होगी। सो अगर उसकी पिच लो है तो हम कह सकते हैं कि आवाज क्या है, भारी है, यानी कि ग्रेव साउंड है, ठीक है। तो ये चीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। होपफुली ये आपको कंप्लीट पिच के बारे में समझ आ चुका होगा कि पिच का रिलेशन क्या है फ्रिक्वेंसी के मुताबिक। अब नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के अंदर क्वालिटी का जिक्र किया था कि क्वालिटी यह है कि अगर तो लाउडनेस और पिच सेम है, अब लाउडनेस क्या है ये भी हम बयान कर चुके हैं कि आवाज कितनी बुलंद है या कितनी मध्यम है, और पिच क्या है ये भी हम बयान कर चुके हैं कि आवाज कितनी ज्यादा बारीक है या कितनी ज्यादा भारी है। अगर एक आवाज एक ही बुलंदी के साथ और एक ही पिच के साथ, यानी दो मर्द है दोनों की आवाज भारी है, या दो औरतें हैं दोनों की आवाज बारीक है, तेज है, ठीक है, श्रील है, और वो एक ही लेवल से बात कर रही हैं, एक ही लाउडनेस के साथ बोल रही है, लेकिन फिर भी हम पहचान जाते हैं कि ये आवाज किसकी है, तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ साउंड। सो अगर हम क्वालिटी ऑफ साउंड के एक्सप्लेनेशन में देखें तो इनकी एक्सप्लेनेशन के अंदर उसने सिंपल ये बयान किया कि अगर हम एक रूम से बाहर हैं लेकिन रूम के अंदर एक तरफ पियानो एंड एक तरफ फ्लूट, ये दोनों बज रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि पियानो का साउंड कौन सा है और फ्लूट का साउंड कौन सा है, ठीक है, कि पियानो और फ्लूट का साउंड कौन सा है, क्योंकि पियानो की जो वेव फॉर्म है और फ्लूट की जो वेव फॉर्म है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से हम पियानो और फ्लूट के साउंड को अलग-अलग पहचान जाएंगे कि ये पियानो का साउंड है और ये फ्लूट का साउंड है, और दैट इज द क्वालिटी ऑफ साउंड, कि ये उसकी क्वालिटी ऑफ साउंड है, कि यहां से हमें क्वालिटी ऑफ साउंड का पता चलता है। एंड अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक नेक्स्ट फिगर 11.9 के अंदर हमारे पास वेव फॉर्म है ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, फ्लूट एंड क्लैरिनेट। अब यहां पर आप देखें तो जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस शक्ल की है, एंड फ्लूट की जो वेव फॉर्म है वो ये है, एंड क्लैरिनेट की जो वेव फॉर्म है वो ये है। अब अगर आप देखें तो ट्यूनिंग फोर्क की जो लाउडनेस है वो सेम होगी, यानी ट्यूनिंग फोर्क हो गया, फ्लूट एंड क्लैरिनेट, कि ये एक ही लाउडनेस और एक ही पिच के साथ साउंड क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो वेव फॉर्म है ये वेव फॉर्म उनकी डिफरेंट है। अब यहां पर देखें तो ये बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन यहां पर हल्की सी एक वाइब्रेशन टाइप है, लेकिन यहां पर आप देखें तो ये इसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन ज्यादा है, ठीक है, ये थोड़ी सी वाइब्रेशन इसमें ज्यादा है। सो ये डिफरेंस जो है जो क्वालिटी ऑफ साउंड का वो डिपेंड करता है उनकी वेव फॉर्म के ऊपर, कि उनकी वेव फॉर्म कैसी है। हर वाइब्रेटिंग सोर्स का वेव फॉर्म डिफरेंट होगी एक अनदर वाइब्रेटिंग सोर्स है, जिसकी वजह से हम उनकी क्वालिटी को बयान कर सकते हैं, यानी हम उनकी आवाज में डिफरेंस बयान कर सकते हैं, क्योंकि अगर वेव फॉर्म सेम होगी, ये दोनों अगर सेम होती
तो इन दोनों की आवाज भी फिर सेम होती, फ्लूइड की आवाज और ट्यूनिंग फोर्क की आवाज भी सेम होती, लेकिन इन दोनों की आवाज डिफरेंट है। हम बता सकते हैं कि ये फ्लूइड की आवाज है और ये ट्यूनिंग फोर्क की, और इसी तरह हम बता सकते हैं ये क्लैरिनेट और फ्लूइड की आवाज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी वेव फॉर्म डिफरेंट है, कि इनसे जो आवाज निकलती है वो आवाज किस वेव की शक्ल में निकल रही है, वो डिफरेंट है इन दोनों की, जिस वजह से हम इनकी क्वालिटी को बयान करते हैं। ठीक है जी। सो यहां तक ये आर्टिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट इस आर्टिकल का एक हिस्सा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है और इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हमने उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है।